हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन ह्यूमैनिटीज इज़ लाइफ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। दिस चैप्टर इज़ ऑन द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इट्स अ वेरी डायनामिक टॉपिक बिकॉज आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ विल बी लॉयर्स। सो ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों के लिए है। नाउ, ये जो हमारे मॉडर्न लीगल प्रोफेशन है, it emerged with the advent of the mayor's court in India in 1729. It was established in two places, primarily in Madras and Calcutta. अब आप समझ सकते हैं कि तब इंडिया एक कॉलोनी थे ब्रिटिश के, और तब जो है हम इंडियंस जो थे, द नेटिव इंडियंस, हम चाहे जितना भी एडुकेटेड होते थे, वी couldn't practice as lawyers in these mayor's courts. फिर क्या हुआ इन 1846 विद द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट ऑफ 1846, द डोर ऑफ द प्रोफेशन ओपन टू ऑल द नेटिव्स हु वर ड्यूली क्वालिफाइड, हु वर सर्टिफाइड एंड ऑफ गुड कैरेक्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड नेशनैलिटी। तब भी वुमेन अलाउड नहीं था एज लॉयर्स। फिर इन 1923, इतने साल बाद, with legal practitioners women act of 1923, women were also admitted. ठीक है, अब ये चैप्टर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 2022 एग्ज़ाम में काफ़ी सारे पार्ट्स डिलीटेड है। हम इस वीडियो में सारे पार्ट्स एक साथ कवर कर देंगे। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब आप कुछ पार्ट आप स्किप कर देंगे। ओके, डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नाउ, अब इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? Which act regulates the legal profession in India now in the contemporary age? It's the Advocates Act of 1961. It regulates the legal profession, the practice of law and legal education. और ये जो एक्ट है ये इन्विसेज करता है बीसीआई को। बीसीआई क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। Most important topic of this chapter. It's a body for regulating the minimum standards to be maintained by institutions imparting legal education in India. अब हमारे इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो कि लॉ पढ़ाते हैं। सारे जो इंस्टीट्यूट है वो एसेंशियली बहुत अच्छा नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड को मैच करता है टू टीच प्रॉपर लॉ टू द स्टूडेंट्स। अब 1980s में क्या हुआ? देर वॉज अ प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ लीगल एजुकेशन अंडरटेकन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्राइमरीली 3 इंस्टीट्यूशंस। बीसीआई, ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, and many national law schools were opened. अब ये जो movement है, it was pioneered by Professor N.R. Madhava Menon. He was instrumental in establishing the first national law school in Bangalore. अभी भी ये बहुत prominent एक legal education imparting university है। काफ़ी students जाते भी हैं यहाँ, और there are 70 national law schools which are very good. अब इंडिया में लॉयर्स जो है उसकी नंबर बहुत ज़्यादा है। इट्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लॉयर्स इन इंडिया। तब जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, देयर वर 70,000 लॉयर्स। अभी द लॉयर पॉपुलेशन नाउ रिसेंटली इज़ 1.25 मिलियन। जस्ट इमेजिन। फिर एक ब्रीफ हिस्ट्री है ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। देखने में तो बहुत बड़ा एक एरिया है ये चैप्टर की, बट I have consolidated the entire part and I have created a timeline. You have to just see the video once and read it and read the textbook. I know you will be able to remember the entire thing. तो 1726 और 1753 में क्या हुआ? मेयर्स कोड जो कि हमने अभी पढ़ा था, that was established in different parts of India. तब obviously हम मॉडर्न लॉ की जो सिस्टम है, जो एजुकेशन है, उतना ज़्यादा हमारे पास नहीं थे। We were not properly trained back then. फिर क्या हुआ? फिर ब्रिटिश आए हमारे देश में। In 1774 the Supreme Court of Judicature was established in Calcutta. कुछ साल बाद मद्रास और बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश हुआ। ये जो कोर्ट्स है, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश और आयरिश बैरिस्टर्स एंड एडवोकेट्स ही प्रैक्टिस कर सकते थे। इंडियंस हैड नो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स टू बी द लीगल प्रैक्टिशनर्स इन दीज कोर्ट्स। फिर 1793 में क्या हुआ? सदर दीवानी अदालत
These courts were established in Bengal, Bihar and Orissa. बंगाली कोलोकियल टर्म में इसे कहते हैं सदर दीवानी अदालत. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को एडमिट किया गया था एज प्लीडर. प्लीडर को बैरिस्टर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा. प्लीडर्स, देयर इंपॉर्टेंस वर लेस, दे वर लेस एडुकेटेड दैन द बैरिस्टर्स. जो प्लीडर्स, मुख्तार्स, फिर वकील्स, ये जो थे ना, ये सब नेटिव प्रैक्टिशनर्स थे. उतना ज़्यादा इज्जत इन लोगों को नहीं था. और ऑब्वियसली इंडियंस को ही प्लीडर्स बना दिया था इन्होंने. और ब्रिटिश जो खुद थे वो बैरिस्टर्स, सॉलिसिटर्स, अटॉर्नीज, ये सब हाई पोस्ट में थे. फिर 1846 में क्या हुआ, कुछ दिन बाद, Indians too were admitted. Already in the introduction, we have come across the Legal Practitioners Act of 1846, which opened the door of the profession to the Indians. ठीक है, फिर 1879 में there were 6 grades of practitioners. क्या था? Advocates, solicitors, वकील्स, प्लीडर्स, मुख्तार्स एंड रेवेन्यू एजेंट्स. अभी क्या क्या है ये सब हम धीरे धीरे मतलब डिटेल्स में पढ़ेंगे. फिर 1923 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1923 established an Indian Bar Committee which was also called the Shamia Committee, named after Sir Edward Shamia, former Chief Justice of Patna High Court. ये जो वर्ड है ये इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, बट शमिया इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म आई गेस. अब ये जो कमिटी है, शमिया कमिटी, दिस रिकमेंडेड कि जो हमारे हाई कोर्ट्स है स्टेट्स में, ये सारे हाई कोर्ट्स में एक एक बार काउंसिल्स इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए. Then in 1926, the Indian Bar Council Act was passed, which abolished these categories of lawyers, वकील्स and pleaders. Only advocates were to be there. ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयर्स, अटॉर्नीज, ऐसे जो 6 कैटेगरीज थे ना हमारे, अटॉर्नी तो एक एक्स्ट्रा है, तो ये सारे कैटेगरीज को हम एक एक करके अब समझेंगे. अटॉर्नीज रेफर्ड ओनली टू द ब्रिटिश बैक देन. अभी हमारे इंडिया में अटॉर्नी जनरल है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 76, टर्म 1 जुडिशरी आप पढ़ चुके हैं. तो इट बेसिकली रेफर्ड टू द एडवोकेट्स, बट in the colonial ages it only referred to the British, not to Indians. एक और कैटेगरी था लॉयर्स की जिसे हम कहते हैं सॉलिसिटर्स. अभी भी सॉलिसिटर जनरल है जो कि अटॉर्नी जनरल को इंडिया में आज के डेट में हेल्प करते हैं, और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी है. दोनों अलग अलग चीज़ है वैसे तो, बट सॉलिसिटर्स को इन जनरल कहते हैं. कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जैक्टली आर्ग्यू नहीं करता, वो एक मतलब वकालतनामा को फाइल करते हैं. दे प्रिपेयर द पोर्टफोलियोज एंड एवरीथिंग एंड दे रेफर द केस टू अ सीनियर एडवोकेट टू आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. और आज के डेट में भी ऐसे सॉलिसिटर्स हैं बॉम्बे एंड कैलकाटा के कोर्ट्स में. ठीक है, और पहले ये ब्रिटिश लॉयर्स को ही रेफर करते थे जो कि हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते थे. थर्ड कैटेगरी बैरिस्टर्स. बैरिस्टर्स किसे कहते हैं? जो हमारे कैलकाटा है, कैलकाटा हाई कोर्ट में सिर्फ बैरिस्टर्स प्रैक्टिस करते थे. कैलकाटा में तब उस डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट थे. ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिकेशन कैलकाटा, यहाँ पर सिर्फ बैरिस्टर्स प्रैक्टिस कर सकते थे. नॉर्मली सॉलिसिटर्स, अटॉर्नीज नहीं प्रैक्टिस कर सकते थे. फिर अगला कैटेगरी है प्लीडर्स. प्लीडर्स गेव एन एग्जाम विच वॉज कॉल्ड द प्लीडरशिप एग्जाम. अब जो प्लीडर्स है, वकील से, मुख्तार्स है ना, तब भी इंडियंस ये तीनों कैटेगरी में आते थे, ये एग्ज़ाम देते थे. दे वर लेस एडुकेटेड एंड इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑल्सो दे वर लेस. फिर आते हैं वकील्स. दे वर बेसिकली नेटिव प्रैक्टिशनर्स. इंडियंस ही वकील्स बनते थे, नॉट ब्रिटिश. मुख्तार्स भी एक टाइप की लॉयर्स ही थे. दे हैड टू गिव एन एंट्रेंस और मुख्तारशिप एग्जाम, एंड दे प्रैक्टिस्ड ओनली इन सब कोर्ट्स एंड ओनली इन क्रिमिनल केसेस. फिर और एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो कैटेगरी आते हैं वो है एडवोकेट्स. सी, यहाँ से एडवोकेट्स के पहले तक 2022 के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे. अब ये जो हमारे एडवोकेट्स हैं, दैट्स द ओनली कैटेगरी ऑफ लॉयर्स हु कैन प्रैक्टिस इन इंडिया टुडे. ये जो सारे वकील्स, मुख्तार्स, प्लीडर्स सब है ना, ये सारी कैटेगरीज को मर्ज करके एडवोकेट्स बना दिया है. हु इज़ एन एडवोकेट? एक डेफिनेशन है,
ए पर्सन ऑथोराइज टू अपीयर इन अ लीगल मैटर ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी। किसी भी एक लीगल मैटर में एक जो एडुकेटेड पर्सन है, जिससे एक लीगल डिग्री है, जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है इन द कोर्ट, उसे कहते हैं एडवोकेट्स। प्रीवियसली 1961 के पहले ये जो हमारे एडवोकेट्स एक्ट पास हुआ था ना, उसके पहले सिर्फ इंग्लिश एंड आयरिश बैरिस्टर्स ही एडवोकेट्स बन सकते थे। बट उसके बाद द टर्म इट रिफर्स टू लॉयर्स क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया टुडे। ठीक है, फिर दे enroll with a state bar council. They dresses in black and white and wear a band and gown. एक काला जो एक गाउन होते हैं वो पहनते हैं, एक वाइट बैंड होते हैं उसे पहनते हैं गले में। फिर दे कैन साइन, दे कैन प्रिपेयर अ वकालत। वकालत एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जहाँ पर जो एंटायर केस है जो कि हुआ है, जिसके लिए दो पार्टीज कोर्ट में आके लड़ाई कर रहा है, वही जो वकालतनामा है उसको क्लाइंट साइन करेंगे। और ये जो एडवोकेट्स है, ये जो लॉयर्स है, ये वकालतनामा को प्रिपेयर करेंगे और उससे आर्ग्यू भी करेंगे कोर्ट में। ठीक है, एडवोकेट्स इज द ओनली क्लास ऑफ लॉयर्स who are legally entitled to practice law in a court and provide legal advice. आप किसी से भी नहीं पूछ सकते, कोई भी नहीं कह सकते आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अगर किसी को लीगल चीज़ों की जानकारी है, जिससे डिग्री है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वही आपको एडवाइस कर सकते हैं। एंड एडवोकेट्स आर इनरोल्ड विद अ बार काउंसिल। ये जो बीसीआई है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एडवोकेट्स बीसीआई की मेंबर्स हैं, स्टेट बार काउंसिल्स की भी मेंबर हैं, एंड दे ऑब्वियसली पोजेस अ लॉ डिग्री। अच्छा, आप यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये लास्ट पॉइंट लिखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। एडवोकेट्स हो गया, अब आते हैं सीनियर एडवोकेट। नाउ ए सीनियर एडवोकेट इज एन एडवोकेट who has been officially designated by the Supreme Court or the High Court। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, कुछ लॉयर्स को ये एक रिकग्निशन देते हैं, एक डिजिग्नेशन देते हैं कि ये लॉयर बहुत सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है और ये बहुत अच्छे से अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं, इतने सालों से करते आए हैं। वही लॉयर्स कहते हैं सीनियर एडवोकेट्स। और फंक्शंस क्या है और पावर्स क्या है? पहले तो दे कैन नॉट फाइल अ वकालतनामा। सी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, सिर्फ वही वकालतनामा को फाइल कर सकता है, सीनियर एडवोकेट्स नहीं कर सकते। फिर वो एक कोर्ट में अपीयर भी नहीं कर सकते अगर कोई एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परमिशन ना दे तो। परमिशन मतलब एक्चुअली जो क्या होता है, सिंस द सीनियर एडवोकेट्स आर एज्ड, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से, तभी तो उन लोगों को सीनियर एडवोकेट बनाया है। तो ये जो एडवोकेट्स है, ये जो रेगुलर फंक्शंस है, रूटीन, वकालतनामा लिखना, केस को फाइल करना, फॉर्मेलिटीज़ करना, ये सब ये नहीं करते। द यंग लॉयर्स, जो एडवोकेट्स हैं, न्यूली रिक्रूटेड लॉयर्स, द यंग वंस, उन लोग वकालतनामा साइन करते हैं, उन लोग सॉलिसिटर लाइक रोल में परफॉर्म करते हैं और ये सीनियर एडवोकेट पे जिम्मेदारी देते हैं कि आप जाके इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करो। एक्चुअली ये सीनियर एडवोकेट है, यही सब कुछ करते हैं। हम जो मूवी में भी देखते हैं ना, आप लोग लॉयर्स मतलब आप सिर्फ मूवी से ही कनेक्ट करते हो, तो मूवीज़ में जो लॉयर्स केसेस को फाइट करते हैं वो एटलीस्ट मिडिल एजड तो है ही, वो सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं। और जो उनकी जो जूनियर्स है वो सब एडवोकेट्स और एडवोकेट्स एंड रिकॉर्ड है, वो सब इंसिडेंटल चीज़ें करते हैं। दे डायरेक्टली ऑल्सो कैनॉट एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट टू अपीयर इन अ केस और ड्राफ्ट प्लीडिंग्स। वो डायरेक्टली कोई ऐसे एंगेजमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सारे सिर्फ केस को आर्ग्यू कर सकते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि इन लोगों का कोई पावर नहीं है, एक्चुअली सब कुछ यही करते हैं। लेट मी टेल यू, दे आर द मोस्ट सीनियर एंड एडुकेटेड पर्सन्स हियर। अच्छा, अब आप एक सीनियर एडवोकेट को एक AOR या फिर एक जूनियर एडवोकेट से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? हम जानते हैं कि एडवोकेट्स क्या पहनते हैं, एक काला एक गाउन पहनते हैं, बैंड्स पहनते हैं। ये भी गाउन्स पहनते हैं, पर उस गाउन्स की शोल्डर्स में ना एक फ्लैप होता है, फ्लैप, एक
ऐसे एक ट्रायंगुलर फ्लैप होते हैं। अभी तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, आपको मैं बाद में दिखा दूंगी मोबाइल में। ओके, नाउ अनदर कैटेगरी है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। एन एडवोकेट हु हैज़ पास्ड अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसे कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, एडवोकेट बनने के लिए आपको एक डिग्री की ज़रूरत है ऑब्वियसली, और आपको बार काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में एनरोलमेंट की ज़रूरत है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट देना है। नाउ द एग्जामिनेशन हैज़ टू बी taken by an advocate who has been enrolled in the Bar Council of India for at least 5 years and has completed 1 year training from an advocate on record of not less than 5 years standing. So यहाँ बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए एटलीस्ट मतलब एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम एक ऐसा एडवोकेट लेगा जो कि एटलीस्ट 5 years तक BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड है, और उसने 1 year ट्रेनिंग कंप्लीट किया है फ्रॉम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हु हैज़ एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये दो जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो एग्जामिनेशन लेंगे वो एडवोकेट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। फिर ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो डील करता है प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स, जो कि मैं अभी कह रही थी। Okay, they are assisted by registered clerk in the courts and they appears on the cause list. They can argue matters. अभी मैंने ये भी कहा कि वो बेसिकली सॉलिसिटर लाइक रोल में परफॉर्म करते हैं, वो वकालतनामा फाइल करते हैं और एक सीनियर लॉयर को कहते हैं कि प्लीज़ आप ये केस को हमारे बिहाफ में फाइट कीजिए। कुछ लीगल ऑफिसर्स भी हैं आप जो कि टर्म 1 में जुडिशियरी में इन डिटेल्स कर चुके हैं, आपको सब कुछ पता है। आर्टिकल 76 ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 165 ऑफ क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, राइट। फिर अटॉर्नी जनरल के साथ साथ एक सॉलिसिटर जनरल भी है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी है यूनियन गवर्नमेंट के। ये जो सारे पोस्ट्स हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है। फिर हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पे, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। This act abolished all the old categories of vakils, muktars and pleaders and consolidated the advocates. It also established the All India Bar Council, and इस बार काउंसिल में अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, ये दोनों पोस्ट के लोग नेचुरली ऑल इंडिया बार काउंसिल का मेंबर्स हो गया है। ठीक है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट। नाउ ये बार काउंसिल में 1 member वुड बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट बार काउंसिल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, he or she too will be an ex officio member by virtue of being the advocate general of states. ये जो इंसान है ये बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे। और 15 से 25 एडवोकेट्स को 5 साल के लिए वैसे भी इलेक्ट कर देते हैं ये। अच्छा, ये हो गया हमारा ऑल इंडिया बार काउंसिल। अब हम आते हैं स्टेट बार काउंसिल में। इनकी 3 फंक्शंस है: एडमिटिंग लॉ ग्रेजुएट्स इन इट्स रोल, ऑर्गेनाइजिंग लीगल एड एंड डिटरमाइनिंग केसेस ऑफ मिसकंडक्ट। ये जो लीगल एड है मतलब क्या है? लीगल एड मतलब जो पुअर है, जो वीकर सेक्शंस है हमारे सोसाइटी में, वो इतने सारे पैसे नहीं दे सकते कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन सारे गरीब लोगों को हमारे स्टेट जो है एड देते हैं, पैसे देते हैं, ताकि वो कोर्ट में आ सके और उनके ग्रीवांसेस को मतलब सेटल कर सके। फिर जो लॉयर्स है स्टेट बार काउंसिल में, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब इट्स बीइंग सेड दैट व्हेनेवर देयर इज अ सोसाइटी देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली एडवोकेट्स इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, तो कुछ एडवोकेट्स की कंडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट आएंगे ही। तो ऐसे केसेस को ये स्टेट बार काउंसिल डिटरमाइन करते हैं कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ऐसे कुछ है। ओके, देन एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट हैज़ टू बी मेड टू द स्टेट बार काउंसिल। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेन है वो रेगुलेट करता है द कंटेंट, सिलेबस, सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ लॉ डिग्रीज। ये जो BCI में एक लॉ और लीगल एजुकेशन कमिटी भी है, एंड
द नीड्स टू अप्रूव द रूल्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। अब कौन कौन एलिजिबल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स में एलिजिबल मतलब एनरोल होने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही और शी हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और 21 साल मिनिमम होना चाहिए। मस्ट हैव एन ALLB डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब बैचलर ऑफ लॉ। नाउ foreign nationals can be enrolled only on a reciprocal basis। क्या है ये reciprocal basis? मतलब फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस, ये तो बाद में आपको समझ में आएंगे। मतलब अगर इंडिया से कोई लॉयर वहाँ फॉरेन में जा रहे हैं तभी उनकी कोई लॉयर यहाँ आ सकते हैं। इफ़ नॉट, foreign nationals are generally not admitted. Now, the Bar Council of India has also listed down certain foreign degrees that it recognizes, और ये जो foreign nationals हैं ना, इन लोगों को एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने की भी ज़रूरत है, तभी ये लॉयर्स बन लॉयर्स मतलब लॉ कोर्ट्स में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। एडवोकेट्स कैन प्रैक्टिस बिफोर एनी ट्राइब्यूनल अथॉरिटी एंड कोर्ट, ऑल्सो बिफोर सुप्रीम कोर्ट। एक बार ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गए, एक बार ये एग्ज़ाम पास कर गए तो वे सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कुछ कुछ एडवोकेट्स जो कि सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या ध्यान में रखते हैं जो डिसाइड करते हैं कौन बनेंगे सीनियर एडवोकेट्स? एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड स्टैंडिंग, कितने एफिशिएंट है वो। In 1977, the dual system of advocates and attorneys, which was prevalent in Bombay and Calcutta high courts, were deleted. अभी सिर्फ advocates है। Advocates enrolled in state roles are entitled to practice in Supreme Court. Advocate on record is another category of lawyers practicing in Supreme Court. अच्छा, तो अगले टॉपिक जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है जो कि हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। लेट अस डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो if you have not yet subscribed, please subscribe to my channel and thank you for watching the video.